हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्प आनंद सर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यदि जो क्लास 10th में है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। यहाँ पर बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा नामक गांव में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि भिखन टोला देखने कौन आए। यहाँ पर बताना है कि भिखन टोला देखने कौन आए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भिखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए थे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भिखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। यहाँ पर बताना है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। तो ध्यान रखिएगा, जो कर्मवीर था वो भिखन टोला का रहने वाला था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, तो भिखन टोला का रहने वाला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि बिना बुलाए कौन आता है। यहाँ पर बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन ए है सज्जन, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी मूर्ख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर बताना है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख आता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि नर्क के कितने द्वार हैं। यहाँ पर बताना है कि नर्क के कितने द्वार हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो नर्क के कितने द्वार हैं, तो नर्क के 3 द्वार हो जाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नर्क के 3 द्वार हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। यहाँ पर बताना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो गोदान है वो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। यहाँ पर बताना है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। ऑप्शन ए है जात कर्म संस्कार, ऑप्शन बी है निष्क्रम संस्कार, ऑप्शन सी है विवाह संस्कार और ऑप्शन डी है समावर्तन संस्कार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सप्तपदी क्रिया है वो विवाह संस्कार में संपन्न किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, विवाह संस्कार। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। की तरफ हम लोग चलते हैं कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। यहाँ पर बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जन्म पूर्व संस्कार है वो 3 है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 3 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारत भूमि किससे सेवित है। यहाँ पर बताना है कि जो भारत भूमि है वो किससे सेवित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत भूमि सागर से भी सेवित है, पर्वत से भी सेवित है, झरना से भी सेवित है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी से वो सभी सही हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत भूमि तीनों से सेवित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। यहाँ पर बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। यहाँ पर बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्कारों की कुल संख्या 16, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कुल संस्कार कितने हैं, तो 16 है। ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसको कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो कि पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। यहाँ पर बताना है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न क्या है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। जो भारत महिमा पाठ है उसमें किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, यहाँ पर यह बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भारत महिमा पाठ है उसमें भारत का वर्णन किया गया है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो भारत का वर्णन किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्री कौन है। यहाँ पर बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्री कौन है। ऑप्शन ए है त्रिमुलांबा, ऑप्शन बी है सुलभा, ऑप्शन सी है पंडिता छमारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, तो पंडिता छमाराव है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, तो पंडिता छमाराव है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तरफ हम लोग चलते हैं कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। यहाँ पर बताना है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहर नेहरू, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता है वो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आलस्यशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आलस्यशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा के, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा के, ऑप्शन सी मैथिल भाषा के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यापति थे वो मैथिल भाषा के कवि थे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति किस भाषा के कवि थे, तो मैथिल भाषा के कवि थे। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। यहाँ पर बताना है कि जो चारों आलसी थे उनको कैसे बाहर किया गया था। ऑप्शन ए है पैर पकड़कर, ऑप्शन बी है हाथ पकड़कर, ऑप्शन सी है बाल पकड़कर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चारों आलसी थे उनको बाल पकड़ करके बाहर किया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर बताना है कि जो पाटलिपुत्र है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी गंडक। वो गंगा के किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पर बताना है कि जो कौमुदी महोत्सव था वो किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कौमुदी महोत्सव था वो शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, तो आप लोग ये सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।